डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। देखिए, मैं ऐसे ही बैक टू बैक सीरीज अभी करवाई थी सीडीपी का। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर करवाई थी। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए। सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सीडीपी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। जो इकोलॉजी शब्द था उसको प्रतिपादित करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताना है। फटाक से आप लोग आंसर करेंगे। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे साथ कमेंट करके आंसर बताते जरूर चलिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है। देखिए, अभी क्या हमने पूछा कि जो इकोलॉजी शब्द है उसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति वो कौन है जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया था। क्या वो चार्ल्स डार्विन जी हैं, या फिर रॉबर्ट विटिटकर हैं, आर्थर टांसले, या फिर अर्नेस्ट हेकल। फटाक से आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जो इकोलॉजी शब्द है ना उसके प्रतिपादन करने वाले इंसान वो हैं अर्नेस्ट हेकल जी। अर्नेस्ट हेकल जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था इकोलॉजी शब्द। ये अर्नेस्ट हेकल जी एक जीव वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जीव वैज्ञानिक याद रखिएगा, ये जीव वैज्ञानिक है। अगर पूछा जाए अर्नेस्ट मनोवैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हेकल जी एक जीव वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1866 में इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया था। ये सन आप याद रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि कई बार सन भी पूछा गया है, किस सन में प्रतिपादित किया गया था इकोलॉजी शब्द। तो याद रखेंगे 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया था अर्नेस्ट हेकल जी के द्वारा, और ये जीव वैज्ञानिक हैं। ठीक, और अर्नेस्ट हेकल जी की एक बुक थी जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, बुक का नाम याद रखेंगे आप, जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म, जिसमें इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किए थे अर्नेस्ट हेकल जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इन सभी ऑप्शन से बताइए कि जो बीज का अंकुरण होता है उस अवधारणा को आप सबसे बेहतरीन किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या वो अंकुरित बीज की फोटो दिखाएंगे, जो अंकुरित हो चुका है बीज उसकी फोटो दिखाकर आप इस अवधारणा को बच्चों में अच्छे से समझा सकते हैं बच्चों को, या फिर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। जो अंकुरित बीज होता है उसको आप कक्षा में दिखाएंगे तब होगा, या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करेंगे, या फिर बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। क्या ये आंसर सही हो जाएगा? फटाक से करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जब बीज के अंकुरण की अवधारणा स्पष्ट करनी है, अच्छे तरीके से समझाना है बच्चों को, तो इसमें क्या करेंगे आप बच्चे को एक्टिव करेंगे। फोटो दिखाएंगे तो फोटो दिखा के क्या उससे क्या समझ में आएगा, कैसे अंकुरित हुआ ये काट देंगे आप ना। और अंकुरित बीज को अगर दिखाएंगे, अगर एक बीज है अंकुरित हो चुका है उसको दिखाएंगे, उसके जो अंकुरित होने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो क्या बच्चे को उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं ना, काट दीजिए। अगर बोर्ड पे आप चित्र बना दे रहे हैं अंकुरित बीज का और कुछ बता दे रहे हैं उसके बारे में, तो उतना अच्छा ये सूटेबल आंसर तो नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। देखिए, हमेशा आप एक बेस्ट आंसर की तरफ जाइएगा, जो सबसे अच्छा आंसर होगा उसको चुनिएगा जिसमें बच्चा एक्टिव होगा। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जिस भी कार्य में बच्चा एक्टिव होगा वह बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाएगा, है ना। इसलिए आप जब बीज की अवधारणा समझानी है, जो अंकुरण की अवधारणा होती है उसको समझानी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो बीज बोने की प्रक्रिया है, अंकुरण होने के विभिन्न जो चरण है उनका अवलोकन करने में और चित्र बनाने की गतिविधि में आप बच्चों को कहेंगे, बच्चों को शामिल करेंगे इस गतिविधि में। ठीक है, तब जाके बच्चा बीज के अंकुरण की अवधारणा को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। जो चट्टान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं,
क्या एक प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? बताइए क्या होता है आंसर। जो चट्टानें होती हैं वो याद रखिएगा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें से पहला है आग्नेय। आग्नेय चट्टान याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान होता है एक, और एक दूसरा होता है अवसादी। ये सब नाम आप सुने होंगे। अवसादी होता है दूसरा चट्टान। तीसरे चट्टान का नाम है रूपांतरित चट्टानें। क्या है? रूपांतरित चट्टानें। ये तीनों नाम हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? बताइए वो राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है? क्या वो महाराष्ट्र है, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है? तो याद रखिएगा जो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट में करके नोट कर लीजिए। जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं वो 6 हैं। टाइगर रिजर्व की संख्या 6 है और पूरे देश में बाघों की संख्या भी यहीं पर सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि 526 है। 526 बाघों की संख्या पाई जाती है, जो कि बहुत अधिक मात्रा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, 526 बाघों की संख्या है और 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये दोनों ही नंबर आप याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जितना एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऐसे अभ्यारण्य वाले, रिजर्व वाले जो क्वेश्चन है पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 1-2 इस यहाँ से। जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो किस प्रदेश में पाया जाता है? बताइए किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में है, बिहार में है या फिर उत्तर प्रदेश में, असम में? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। बिहार राज्य में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य पाया जाता है, वो भी बिहार राज्य के भागलपुर जिले में। भागलपुर जो जिला है बिहार राज्य का, वहाँ पर पाया जाता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक, याद रखेंगे आप इसे। बिहार का वो जो भागलपुर जिला है वहाँ पर पाया जाता है। ये जिला भी आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे जिला पूछ लिया जाए, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य पाया जाता है, स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो भागलपुर जिला याद रखेंगे। अगर प्रदेश पूछे तो बिहार। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? क्या वो भोपाल को कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है या मैसूर को या फिर लखनऊ को कहा जाता है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। देखिए जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहा जाता है नागपुर को। नागपुर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्लर्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? जो क्लर्क बी बेविन पुरस्कार है वो किस संबंध में दिया जाता है या फिर किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, वन्य जीव सुरक्षा के लिए है या फिर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेल के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो क्लर्क बी बेविन पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है क्लर्क बी बेविन पुरस्कार। ठीक है, जो क्लर्क बी बेविन पुरस्कार है वो वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? इसमें से ऐसी कौन सी संधि है जो प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में जो खनन है उस पर रोक लगाता है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या वो ये है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल या जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग फटाक से। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? देखिए जो वो संधि है वो है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। ये वही है प्रोटोकॉल जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। ठीक है, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल को याद रखेंगे। ये अंटार्कटिका में जो खनन है उस पर रोक लगाता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट में नोट करेंगे और ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता रही हूँ कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर आपका फिक्स है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो पुरुष है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और एक महिला से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका जो पहला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होने का कितना % चांस है? क्या वो 75% चांस है या 100% या 50% या 25%? बताइए, उस बच्चे का जो पहला बच्चा होगा उसका ओ ब्लड ग्रुप होने की कितनी चांस है, कितना चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, कितना % चांस है? बताइए, फटाक से आंसर करेंगे आप लोग। देखिए अगर कोई पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप ओ है और किसी ए ब्लड ग्रुप वाली महिला से वो शादी करता है, तो उसका जो पहला बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होने का जो चांस होता है वो होता है 50%। 50% चांस होता है कि उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ओ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 10, टूटता तारा है, एक जो टूटता तारा है उल्का, वो क्या है? क्या वो एक समान गति से चलने वाला तारा है या फिर एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या फिर एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है, या फिर उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। आप देखे होंगे वायुमंडल में आसमान में तारा को ऐसा लगता है कि टूट के गिर रहा है, आप कहते हैं ना तारा टूटा, उल्का पिंड होता है वो, तो वो क्या होता है? तो चलिए जान लेते हैं वो क्या होता है जो आप आसमान में देखते हैं। देखिए जो टूटता तारा है ना वो एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेजी से गति करता हुआ आता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ठीक है, तभी वो चमकता है और लगता है आपको कि टूट रहा है। समझ गए आप? ये जो टूटता तारा है वो क्या है? वो एक पिंड है। ठीक है, और ये इतना तेजी से गति करते हुए वायुमंडल में प्रवेश करता है कि जो वायु में घर्षण बल होता है उसके कारण आग पकड़ लेता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि आप आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उल्काव एक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, घर्षण बल के कारण आग पकड़ता है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, है ना, इसे भी इंपॉर्टेंट में आप नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। अगर पर्यावरण अध्ययन का कक्षा में अवधारणाओं को जो स्पष्ट करना है तो उसके लिए कविताएं जो कहानियाँ होती हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं पर्यावरण अध्ययन में कविताओं और कहानियों का प्रयोग? क्या उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है इसलिए, या फिर पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखता है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन है ना वो कक्षा में किसी अवधारणा को स्पष्ट करना है तो उसके लिए कभी कविता रहता है तो कभी कहानी रहता है, तो इन सभी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कविताओं और कहानियों का प्रयोग होता है पाठ को रुचिपूर्ण बनाने के लिए, पाठ में रोचकता लाने के लिए। कहानी और कविताओं का सार होता है, उसमें सुमेल होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। जो पर्यावरण अध्ययन में अगर किसी को अवधारणा को स्पष्ट करना है, किसी टॉपिक को स्पष्ट करना है तो उसके लिए कविता दिया रहता है या फिर कहानी कथन दिया रहता है, तो वो उसका मेन उद्देश्य होता है, मेन मोटिव होता है कि कहानी जो अगर किसी अवधारणा है तो उसको स्पष्ट भी कर दे कहानी के माध्यम से, जिससे बच्चे के अंदर आनंद भरा रहे, रोचक लगे, रुचिपूर्ण हो, बच्चा रुचि ले, अच्छे से समझे चीज़ को। बोरिंग वे में नहीं, किसी भी काम को करेंगे तो आप बोरिंग वे में नहीं करेंगे, नहीं बच्चा समझने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, समझेगा ही नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं सुनेगा वो, और कुछ समझ में भी नहीं आएगा उसे। इसीलिए पर्यावरण के अध्ययन में ये कविता और कहानी ऐड रहता है, जिससे बच्चा
रुचि ले और अच्छे तरीके से सीखे चीज़ों को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इन सभी ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो विज्ञान की प्रकृति की है उसको सबसे अच्छे तरीके से कौन वर्णन करेगा। क्या ये है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, या फिर वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, या फिर विज्ञान प्रकृति में सामाजिक। बताइए कौन सा हो जाएगा सबसे अच्छा वर्णन। इन चारों कथन में से हमें चुनना था सबसे अच्छा वर्णन विज्ञान की प्रकृति का कौन करता है। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। जो वैज्ञानिक होते हैं अपने तथ्यों को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं। आप देखे होंगे कि ये चीज़ को मॉडिफाई किए ये इस सन में, तो अपने कार्य में लगे रहते हैं निष्ठापूर्वक और किसी का पक्ष नहीं लेते। वो जो सही चीज़ होता है उसे स्पष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है पहला ऑप्शन, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। ठीक, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। जो विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता होती है उसका अर्थ पूछा गया है। क्या वो ये है पाठ्यवस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना, या फिर विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश करना, या फिर शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ बताना है, वो भी विज्ञान की पाठ्यचर्या में। देखिए जो विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता होती है उसका अर्थ होता है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। जो बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुसार उसके रूप में सामग्री जो होता है उसका समायोजन करेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए सामग्री का समायोजन करते हैं, यही होता है संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। ठीक है, याद रखेंगे आप। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। इन जो चारों ऑप्शन में से हमें विज्ञान के बारे में ऐसा कौन सा कथन है उसको पहचानना है। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये है पहला आंसर, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। क्या ये सत्य है? या फिर आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। क्या ये करेक्ट आंसर है? या फिर वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। क्या ये करेक्ट आंसर हो जाएगा? या फिर सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन चारों ऑप्शन में से विज्ञान के बारे में जो सत्य कथन है, सही कथन है, उसका चुनाव करना है। आप लोग चुनाव करिए और कमेंट करके बताइए क्या है विज्ञान के बारे में सही कथन, कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए जो विज्ञान के बारे में सबसे अच्छा कथन है, सत्य कथन है, सही कथन है, वो है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। जो सभी वैज्ञानिकों का विचार होता है उसको प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल सही है, ये खोजा और परखा जाता है तब आपके सामने वो लाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के बारे में यही कथन सत्य है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। बताइए जो शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी है उसको समझने के लिए कौन सी ऐसी रणनीति है जो बहुत उपयोगी होती है। क्या वो ये रणनीति हो जाएगी कि अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, या फिर नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का आयोजन करना, अवलोकन करना। जो बच्चे का शिक्षार्थी का संकल्पनात्मक कमी है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा सबसे उपयोगी रणनीति कौन सी है ये बताना है। ठीक है, संकल्पनात्मक कमी याद रखिएगा, इसकी बात की जा रही है। देखिए मैं बार बार बताती हूँ, अपने पिछली वीडियोज़ में भी मैं बताई थी कि CW SW ये
SW जो नियमित गृह कार्य है, गृह कार्य आप ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो काट देंगे, ये पॉजिटिव आंसर नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये हट गया। सत्र में आप किसी प्रश्न का आयोजन करेंगे तो बच्चे की कमी कहाँ पकड़ पाएंगे आप। एक साल तो बीत गया, जो बच्चा गलती कर रहा था वो एक साल रिपीट कर चुका है, तो क्या आप उसमें सुधार ला सकते हैं? अगर आप कोई चीज़ गलत लिख रहे हैं और उसको लिखते लिखते साल बीत गए हैं, सत्र बीत गए हैं, तो क्या एक टीचर उसको जल्दी से कम समय में करेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये आसान नहीं है। तो सत्र में जो परीक्षाओं का आयोजन होता है या फिर किसी प्रश्नोत्तरी या फिर टेस्ट, ये सब अवलोकन, ये सब बेकार होता है ना। सत्र में नहीं, नियमित रूप से होना चाहिए। बच्चा कमी कहीं कर रहा है, गलती कर रहा है, तो टीचर द्वारा तुरंत करेक्ट करना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए कहाँ कमी है ना, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए, जो प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, जो बच्चे का प्रयोगात्मक कौशल है उसको अवलोकित करेंगे तब उसकी कम संकल्पनात्मक कमी को समझ पाएंगे आप। ये उतना सुटेबल आंसर नहीं है, काट दीजिए इसे भी, है ना। यानी कि आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, यही रणनीति आप अपनाएंगे तभी बच्चे की जो संकल्पनात्मक कमी है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न में सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो वो जो जिसे छोड़ना है उसको हमें यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा तब आंसर करिएगा। लड़कियों को अगर प्रोत्साहित करना है विज्ञान पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक लड़कियों को, तो आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को छोड़ेंगे और बाकी सबका चुनाव कर लेंगे, जिससे लड़कियां अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों विज्ञान पढ़ने के लिए, ठीक। ये कह रहा है क्वेश्चन। पहले सबसे पहला आपका काम होना चाहिए क्वेश्चन को समझना, तभी आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और जल्दीबाजी में आंसर करते हैं, जहाँ से उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता 1-2 नंबर से ना, यही कमी रहती है उनके अंदर। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना, कि इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन छोड़ना है जो सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें से सही हैं जो लड़कियों को अधिक से अधिक विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है, देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो कक्षा में जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं उनको आमंत्रित करना, या फिर विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, या फिर लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए मेरे हिसाब से ये तीनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, सही हैं अभी तक। देखिए ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। क्यों भाई, लड़के नहीं पढ़ेंगे? केवल लड़कियों को हावी नहीं करना है, ये आंसर पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। हमेशा लड़कियां हावी रहेंगी तो लड़के तो पिछड़ जाएंगे, फिर किसी एक लिंग की तरफ झुकाव भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि सिर्फ एक को छोड़ना है, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप अपना सकते हैं, लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे विज्ञान पढ़ने के लिए। उस केस में आप 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप अपना सकते हैं, बाकी एक को छोड़कर। तो वही है, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, इसी ऑप्शन को आप छोड़ेंगे और बाकी तीनों ऑप्शन को आप अपनाएंगे कि लड़कियां अधिक से अधिक विज्ञान पढ़ सकें। आई होप मैंने किसी अच्छे से बताया, आप समझ भी गए होंगे, है ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों विज्ञान शिक्षक को अधिक से अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए? क्या होता है इससे? यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, क्या ये सही है? या फिर यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है, या फिर यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है? बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या केवल बी सही है, या फिर केवल ए सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है, या फिर ए सी बी डी सही है? बताइए। अपसारी प्रश्न पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। किसी एक बॉक्स से अधिक सोचना, अपसारी चिंतन। बच्चा अधिक से अधिक सोच पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें बच्चा बाहरी दुनिया से रिलेट कर पाए, जोड़ पाए, है ना,
और अधिक सोच पाए, ऐसा कोई प्रश्न हो। ऐसा नहीं कि बहुविकल्पीय आपने ले लिया, ऐसे क्वेश्चन किया खटाक से, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई करेक्ट आंसर चुनना है, तो क्या ये अपसारी प्रश्न हो पाएगा? नहीं, ये अभिसारी प्रश्न होगा। ठीक है, अपसारी प्रश्न वो होता है जिसमें बच्चा बहुत कल्पना करता है, सोचता है, समझता है चीज़ों को, है ना, तब आंसर करता है। रटा रटाया चीज़ नहीं होता इसमें। अब आप अपसारी प्रश्न समझ गए हैं तो आंसर करिए, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। मैंने अभी बताया, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए कहाँ कहाँ है। देखिए बी भी है, सी में भी है, डी में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऐसे आप ऑप्शंस को हटाते चलिएगा। ठीक, देखिए दूसरा पढ़ते हैं क्या है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। क्यों भाई? सोचने समझने का कौशल विकसित करता है। सही उत्तर देने में, सही करने में उत्तर को दिशा प्रदान करेगा, ये कौन सा? ये नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर बी है उसे भी काट दीजिए। ये अभी सारी प्रश्न पूछने का तरीका हो सकता है, लेकिन अब सारी का तो नहीं हो सकता। अब सारी में बच्चा ब्रॉड करता है अपने माइंड को, अलग अलग चीज़ों को सोचता है, सीखता है, समझता है ना, अलग अलग तरीके से आंसर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जहाँ दिख रहा है उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको बी दिखा, काट दीजिए इसको भी। ठीक, और देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। मैंने अभी आपको बताई, यह सोचने समझने के कौशल को विकसित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। जहाँ जहाँ ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी आपको आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि हमारे पास 2 आंसर निकल कर आ चुके हैं, ए और सी, और ए और सी कहीं भी नहीं है। बी गलत है तो मैंने सी ऑप्शन को काट ही दिया वैसे ही, है ना। डी सही हो जाएगा। आप यहाँ से ऐसे शॉर्टकट भी आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और सी यहाँ पर सही है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ केवल ए और सही हो, इसलिए डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी सही होगा, है ना। यह पढ़ लेते हैं एक बार। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए, सी, डी, ये तीनों ही आंसर सही है। अब सारी प्रश्न पूछना जो पूछते हैं उसका उद्देश्य यही होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे आंसर्स को हटाना पहले सीख लीजिए, जल्दी आंसर कर पाएंगे आप, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर आकलन होता है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। गृह कार्य और कक्षा कार्य देख लिया आपने, काट दीजिए। मैं बताई हूँ गृह कार्य ये नहीं हो सकता, है ना, गृह कार्य ये पॉजिटिव आंसर नहीं है। और देखिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांट। मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही बताया आपको कि बच्चे का जो मूल्यांकन होना चाहिए नियमित रूप से होना चाहिए। बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, क्या गलत लिख रहा है, गलत पढ़ रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, उसका आप नियमित रूप से आकलन करेंगे। आप जहाँ गलती कर रहा है तुरंत उसे सुधारेंगे तब सुधार पाएगा। मैंने अभी पिछले जो प्रश्न था उसी में बताया मैंने ये चीज़, तो आप आंसर पकड़ ही लिए होंगे कि जो सतत और संरचनात्मक तरीका होता है अवलोकन करने का वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर है, सतत नियमित रूप से आकलन अवलोकन, ये अगर आपको देखने को मिल जाए तो टिक कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। नियमित रूप से ये भी है ना, सतत रोज रोज हमेशा ऐसा कोई अगर हो अवलोकन आकलन तो उसे जरूर आप चुनिएगा उस ऑप्शन को। ठीक, अब देख लेते हैं अगला भी ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए अगला ऑप्शन है सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं एवं खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करें। प्रत्येक सप्ताह में, एक सप्ताह तो बच्चा गलती कर लिया, एक सप्ताह में आप परीक्षा और खेल तथा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो इस आंसर को काट दीजिए, उतना सूटेबल आंसर नहीं है। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं, मैंने अभी बताया ना आपको कि वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में ले रहे हैं आप परीक्षा, उसमें आप बच्चे की गलती पकड़ रहे हैं तो क्या बच्चे को सुधार पाएंगे? जो बच्चा 1 साल हो गया गलती लिखते हुए, गलत लिख रहा है, कोई मात्रा ही गलत लिख रहा है मान लीजिए, तो क्या वो आप सुधार पाएंगे? 1 साल से लिख रहा है वो, तो उसको सुधारना कठिन होता है थोड़ा, है ना। तो जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत रूप से नियमित रूप से कॉपी चेक की जाती है या फिर बच्चे को देखा जाता है कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ कमी कर रहा है, सुधारा जाता है, तो वो सबसे बेटर होता है ना। ऐसा ऑप्शन आपको दिखे तो फटाक से
आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यह है प्राथमिक स्तर पर आकलन में यही शामिल होना चाहिए। और अभिभावकों के साथ बांटेंगे, प्राथमिक स्तर है ना, छोटे बच्चे हैं, तो ये चीज को आप अभिभावकों के साथ भी बांटने की कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। जो कक्षा में प्रदर्शन होता है, जो प्रदर्शन का उपयोग किया जाता है, उसको मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को किस लिए शामिल किया जाता है, बताइए। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, या फिर श्रवण और गतिबोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो प्रदर्शन होता है, मान लीजिए कोई बोर्ड है डिजिटल, उसमें आपको कुछ प्रदर्शित करके सिखाया जा रहा है, तो इसमें क्या शामिल करता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। दृश्य और श्रवण सीखना, यही करेक्ट हो जाएगा। दृश्य मतलब हम जो प्रदर्शनी लगी रहती है उसे हम देख कर सीखते हैं, और श्रवण मतलब सुन कर सीखते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा दृश्य और श्रवण। दृश्य मतलब देखकर, प्रदर्शनी कोई लगी उसे हम देखकर देखते हैं, और श्रवण मतलब सुनकर, सुनते और देखते हैं, यही चीज़ें तो एक्टिव रहती हैं जब प्रदर्शनी का उपयोग किया जाता है कक्षा में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, उसका चुनाव हमें करना है। गलत कथन जहाँ पूछ ले, गलत कथन का चुनाव करिए, असत्य कथन का चुनाव करिए, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, है ना। पॉजिटिव आंसर मत कर दीजिएगा कहीं गलती से। देखिए, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है, या फिर रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, या फिर प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। इसमें से जो कथन गलत है उसका हमें चुनाव करना है। तो फटाक से आप लोग आंसर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे मुझे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कथन सत्य नहीं है उसी का चुनाव करना है। देखिए सबसे पहले तो जो कथन सही है उसको हम देख लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में सही कथन पूछ ले, बाकी कथन गलत पूछ ले, है ना। तो जो सत्य कथन है, सही कथन है, वो भी आपको जानना चाहिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन सा है कथन जो सत्य है रेशम कीट के बारे में। देखिए, जो रेशम फाइबर होता है वो कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है ना। कैटरपिलर द्वारा जो स्रावित प्रोटीन है उसे ही हम रेशम फाइबर कहते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बहुत सही आंसर, ये भी सही है। रेशम कीट के जीवन चक्र से संबंधित जो है रेशम कीट का जो कोकून होता है उससे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जो रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। जो रेशम का कीट होता है उसका लार्वा, उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। ये बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपको गलत आंसर मिल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही कथन सही हो जाएगा, ठीक है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बनाता है, प्यूपा विकसित होगा तो कैटरपिलर नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लार्वा, रेशम कीट का जो लार्वा होता है उसे ही हम कैटरपिलर कहते हैं। तो प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर कहाँ से बनाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत कथन है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी ये जो करेक्ट आंसर हम बताएं उसे कहीं नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे करेक्ट वाला आंसर पूछ सकता है ना, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानवों की कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। इसमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। फटाक से आंसर करके आप बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या वो अग्नाशय है जो 2 हार्मोन को स्रावित करती है, थायराइड है, या फिर एड्रिनल है, या फिर पीयूष है। बताइए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है। देखिए इस मानव में जो ग्रंथि है 2 से अधिक स्रावित करने वाली ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है मानवों में, ठीक है। इसे याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये आप, तो इसे आप कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा इंपॉर्टेंट में, पीयूष ग्रंथि। और याद भी रखिएगा पीयूष ऐसी ग्रंथि है जो मानवों में 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है।
सही कथन का चुनाव करना है हमें यहाँ पर। देखिए कथन है सभी अधातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य तन्य नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट कथन, सही कथन बताना है हमें। देखिए सभी अधातुएं गैस होती हैं, है काट दीजिए, गलत कथन है ये, है ना। सभी धातुएं अतन्य तन्य होती हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी अधातुएं जो होती हैं वो अतन्य तन्य नहीं होती हैं। ठीक, यानी कि सभी अधातुएं अतन्य होती हैं पर तन्य नहीं होती हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सभी धातु तो ठोस नहीं होती है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सभी धातुएं कठोर, दोनों ही ठोस या कठोर बातें किए, गलत कर दीजिए। यानी कि करेक्ट आंसर आपको मिल गया है, यही कथन सही है कि सभी जो अधातुएं होती हैं वो अतन्य होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 23, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। अगर कोई विशिष्ट क्षेत्र है वहां पर विशिष्ट रूप से जो पाई जाने वाली स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं? क्या उसे कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली जो स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहेंगे किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संकटापन्न स्पीसीज उसे कहते हैं जो स्पीसीज संकट में रहती है, खत्म विलुप्त होने वाली रहती है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 24, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बल से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? अगर जो कमरा है उसके फर्श पर कोई बहुत बड़ी चीज़ रखी हुई है, उसको सरकाना है, तो रेशमा है उसको, लड़की है कोई, उसको किस बल पर अधिक काम करना चाहिए, अधिक बल लगाना चाहिए, किस पर? बताइए। क्या वो अभिलंब बल पर बल लगाएगी सबसे ज़्यादा तब हो पाएगा काम, या फिर पेशीय बल लगाना चाहिए, या फिर स्थैतिक घर्षण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल लगाना चाहिए? बताइए क्या करेगी वो रेशमा, किस पर अधिक बल लगाएगी? देखिए अगर कमरे के फर्श पर कोई बड़ी चीज़ रखी है तो अगर उसे सरकाना है तो हमें जो बल लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल लगाना चाहिए, तब जल्दी से सरक जाएगा सामान। ठीक, आप भी इस बल का प्रयोग करिएगा, स्थैतिक घर्षण बल लगाएंगे जिससे जो फर्श पर विशाल सामान रखा है वो सरक जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सही कथन पहचान कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है हमें इन चारों ऑप्शन में से। देखिए पहला ऑप्शन है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, कंपन की आवृत्ति निम्न और तारत्व उच्च होता है, या फिर घनत्व की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही कथन का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। तो देखिए ध्वनि के बारे में लिया गया है ये चारों कथन, तो ध्वनि के बारे में कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि क्या है? निर्वात याद रखिएगा, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में आप इसे नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? एक बार फिर से आपके सामने है नहीं वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लवण होता है और जल का जो मिश्रण होता है उसे अलग अलग करना है, पृथक करना है, उसकी प्रक्रिया में सहायता नहीं देगा? बताइए। क्या वो आसवन है, या फिर उबालना, या फिर निस्तारण निस्येदन? बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर लवण और जल के मिश्रण को पृथक करना है तो उस प्रक्रिया में ऐसा कौन सा आंसर है जो सहायता प्रदान नहीं करेगा? तो याद रखेंगे जो निस्यंदन है, निस्यंदन सहायक नहीं होगा। निस्यंदन कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने में, अलग करने में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 27, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? किसकी बात की जा रही है? चिपको आंदोलन की। नाम आपने लोग सुने ही होंगे चिपको आंदोलन की। तो किस राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन? क्या वो छत्तीसगढ़ से है, या फिर झारखंड से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है, या फिर उत्तराखंड से?
बताइए किससे संबंधित है चिपको आंदोलन। देखिए जो चिपको आंदोलन था, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं क्या था। इसमें महिलाएं जो थी वो बिना जान की परवाह किए पेड़ों से चिपक गई थी पेड़ों को बचाने के लिए। और ये श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जो 1973 में 1973 ये सन आप याद रखेंगे, 1973 में स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई थी, इसी से चिपको आंदोलन से। ठीक है, 1973 याद रखेंगे, ये सन नींव रखी गई थी पर्यावरण आंदोलन की। और ये चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को काटने से रोकने के लिए, अपनी जान की परवाह नहीं की थी वो। और इनकी नेतृत्व की थी गौरा देवी जी। ठीक है, याद रखेंगे इसे। और ये संबंधित है उत्तराखंड से, उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे और ये सन भी याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। जो एयरलाइन है वो वर्तमान में सेवा में नहीं है, ऐसा कौन सा आंसर है, बताइए जल्दी से। क्या वो एयर इंडिया है, किंगफिशर है, एयर सहारा है या फिर जेट है। तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। एयर सहारा वर्तमान में सेवा में नहीं है, ये बंद हो चुकी है एयर सहारा। एयर सहारा का नाम आप याद रखेंगे, यही एयरलाइंस है जो वर्तमान में सेवा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे, और देखिए कुछ एयर सहारा के बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। जो एयर सहारा एयरलाइंस है उसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। एयर सहारा की अगर शुरुआत पूछी जाए कब हुई थी तो सन 1991 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 2012 में इसका संचालन बंद हो गया था। इसमें शुरुआत हुई थी 91 में और 2012 में इसका संचालन बंद भी हो गया था, इसलिए एयर सहारा अभी सेवा में नहीं है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है सन पूछ ले कि सन में संचालन बंद हुआ था, तो 2012 याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। जो बिहार राज्य में स्थित है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल वो कौन सा है। क्या वो इंदिरा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु है, जवाहर सेतु है, बिहार सेतु है। वो पुल कौन सा है जो बिहार राज्य में स्थित है और वो भी भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भी है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी सेतु जो है यही है, बिहार राज्य में स्थित है महात्मा गांधी सेतु, और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसे आप जरूर इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। ये आपको सीटेट में ही नहीं, आप अगर बिहार राज्य में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, तो उस नज़रिए से भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो बिहार राज्य में महात्मा गांधी सेतु है वो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक, महात्मा गांधी जी के नाम से ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और है, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, महात्मा गांधी सेतु के बारे में। ये महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ता है, कितना लंबा है, तो ये याद रखिएगा पटना से वैशाली जिला को जोड़ता है, इसलिए ये इतना लंबा पुल है। ठीक है, पटना से वैशाली को आप याद रखेंगे, ये जोड़ता है और ये गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर बनाया गया पुल है। और इसकी लंबाई जो है, अगर लंबाई पूछ ले आपसे तो इस पुल की जो लंबाई है वो है 5750 मीटर। 5750 मीटर है इस पुल की लंबाई, तभी इतनी लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है। 5750 मीटर इसका लंबाई है, याद रखेंगे। और ये बिहार राज्य में स्थित है और महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली को जोड़ती है, ये गंगा नदी पर बनी हुई है। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता। अगर किसी को घाव हो गया है तो उसमें रक्त बहना बंद ही नहीं होता है, रुकता ही नहीं है, तो उसमें किस विटामिन की कमी है। क्या वो विटामिन ए की कमी से होता है या फिर बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन के की कमी से। किसकी कमी हो जाती है तो घाव से जो रक्त होता है वो बंद होता ही नहीं है बहना। तो देखिए अगर आपके बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो घाव का जो रक्त होगा वो बहना बंद ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं। विटामिन के यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ये विटामिन के अगर इसकी कमी हो गई आपके बॉडी में तो रक्त का बहाव जो होगा वो रुकेगा नहीं। और विटामिन के किस में पाया जाता है, क्या खाना चाहिए आपको, तो जिससे आपके घाव से रक्त बहना बंद हो जाए या फिर न बहे। तो विटामिन के की पूर्ति के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, जिससे आपका विटामिन के सही हो सके, भरपूर मात्रा में विटामिन के मिल सके। हरी पत्तेदार सब्जी तो आपको अपने भोजन में ऐड करना ही चाहिए। विटामिन के ही नहीं, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और सोयाबीन भी खाएंगे आप तो विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसे ही बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लाने वाली हूँ, तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ। और अगर आपके दोस्त अगर सीटेट की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के लिए बहुत कम ही टाइम बचा हुआ है, तो अभी ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उसको करिए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।